तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डीके सर क्लासेस के माध्यम से वैज्ञानिक क्लास लेकर आता हूं, लेकिन एक शिक्षक का जो फर्ज होता है भटके हुए समाज को सही रास्ता पर लाना। आप सभी जानते हैं कि शिक्षक समाज का दर्पण होते हैं। समाज अपना चेहरा जो है एक शिक्षक में देखता है, तो शिक्षक जो होते हैं समाज का दर्पण होते हैं। जैसे समाज अगर गलत दिशा में जा रहा है तो उसके रास्ता दिखाने का काम एक शिक्षक करते हैं। उनके जो भी हक अधिकार जो भी है जहाँ पर जैसे भी हो तो उनको बताने का काम एक शिक्षक करते हैं, और तब समाज हमारा सही दिशा में जाता है। इसलिए पहले के भी ज़माने में गुरुजनों का, जो गुरु होते थे, उनका बहुत आदर सत्कार होता था, क्योंकि वो समाज को सही डायरेक्शन देते हैं। तो जो आज का क्लास है, बहुत लोगों को मांग पर मैंने बहुत दिन पहले एक क्लास लिया था, और जिसमें हम लोग जाति आधारित जनगणना की बात की थी। जाति जनगणना क्यों, इस पर चर्चा हुई थी। तो बहुत लोगों ने बार बार इस बात को रखा कि सर कम से कम एक क्लास में आप जाति जनगणना के बारे में बताइए कि जाति जनगणना क्यों ज़रूरी है, या इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या भारत का विकास इसी पर टिका हुआ है, क्या यह भारत को एक बीमार, जैसे कहा कि बीमारी की तरह है, तो क्या इससे लाभ है, क्या हानि है, इस पर आप चर्चा कीजिए। तो देखिए आज का क्लास इसी पर मैं लाया हूँ। और एक बात जान लीजिए कि आज की जब तक पूरी क्लास आप नहीं देखेंगे तब तक इस सच्चाई नहीं जान पाएंगे। तो आज का जो क्लास है ना, एक विशाल भारत के मजबूत करने का स्तंभ होगा जो आज का क्लास होने वाला है। भारत की आर्थिक दृष्टि से पिछड़पन का जो कारण है उसका बेस बताऊंगा मैं इस क्लास के माध्यम से। भारत में जो शिक्षा, स्वास्थ्य जो स्थिति खराब है, इसके बारे में भी इस क्लास के माध्यम से जानकारी हम लोग पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मात्र एक क्लास और एक टॉपिक हमारे पूरे भारत के पूरा इस ढांचा पर टिका हुआ है, डेवलपमेंट पर टिका हुआ है, स्वास्थ्य पर टिका हुआ है, जो आरक्षण है उस पर टिका हुआ है। यहाँ तक कहें कि हमारे समाज में समता, भाईचारा, बंधुत्व, न्याय, जो संविधान की पूरी ढांचा है ना, आज के क्लास पर टिका हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जब कोई रोग होता है, जब हमारे शरीर में कोई बीमारी होता है, रोग होता है, तो हम लोग पहले के ज़माने में जब कम पढ़े लिखे लोग थे, या पहले जांच के व्यवस्था कम था, विज्ञान उतना डेवलप नहीं था, तो हम लोग को कोई बीमारी होता था तो हम लोग क्या करते थे, उस बीमारी के लक्षण के आधार पर डॉक्टर लोग जो होते थे हर तरह से अपना दिमाग लगाते थे कि क्या इनको बीमारी हो सकता है, लक्षण देख करके उस आधार पर दवा देते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि दवा भी दिया जा रहा है लेकिन फिर भी रोग पकड़ में नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे उस आदमी की मृत्यु हो जाता था। ऐसा भी है। लेकिन जैसे ही विज्ञान का खोज हुआ, जैसे ही विज्ञान डेवलप किया, आगे बढ़ा, तो आज जो है रोगों को ठीक करने के लिए तुरंत हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई बीमारी नहीं पकड़ में आता है तुरंत डॉक्टर लिखता है कि जांच कराइए, और जैसे ही जांच होता है तुरंत हमको पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी है, क्या दिक्कत है, और उसके हिसाब से तुरंत दवा चलता है और हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। देखिए उसी तरह से मैं कहूँ कि भारत भी बीमार है। एकदम आप 100% इस बात को सही समझ लीजिए कि हमारा भारत भी बीमार है, और उस बीमारी का जो कारण है ना, उस बीमारी के जो जांच करने वाला डॉक्टर है उसको उस जांच करके बताना है कि कौन सी बीमारी है। तो देखिए यही बीमारी है आपको, जाति जनगणना क्यों जरूरी है। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी बीमारी है। तो अगर इस बीमारी को दूर करना है तो आपको जाति जनगणना करना जरूरी है। अब कहिएगा कि कैसे, जाति जनगणना से क्या होगा, तो मैंने जैसे कहा कि आपको कोई रोग है और वह रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको पता लगाने के लिए कि आखिर इनके शरीर में किस चीज़ की कमी है, विटामिन की कमी है, वसा की कमी है, आयरन की कमी है, किसकी कमी है, किस कमी से बीमारी इनको शरीर में हो रहा है, जांच करके डॉक्टर बता देता है। उसके बाद हम लोग दवा सुई चलाते हैं, दवा लेते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है। आज के क्लास में यही बीमारी जो भारत को लगी है, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है। अब देखिए ये भारतीय जो समाज है ना, हमारा भारतीय समाज मुख्य रूप से आप जानते हैं
कि एसी, एसटी, ओबीसी और जनरल में बटा हुआ है। इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये संवैधानिक मैं चीज़ बता रहा हूँ कि भारत के जो संविधान है उसमें एसी, एसटी, ओबीसी और जनरल, ये 4 वर्गों में हमारे समाज को तोड़ करके हमारा भारत का संविधान बना है। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि भारत में जो गाय है, कितनी भारत में गाय है, गायों की गणना हो रही है। भारत में कितनी भैंस है, उसकी गणना हो रही है। भारत में कितने शेर हैं, कितने गधे हैं, कितने बाघ हैं, इसकी गणना हो रही है, जानकारी हो रहा है। लेकिन जो भारत के सबसे कहा जाए कि मूल्य संसाधन, जो भारत के सबसे बुद्धिमान शिक्षित संसाधन है, जिसको हम लोग मानव संसाधन कहते हैं, हमारे मानव की ही गिनती नहीं। क्यों? जो मानव, जो मूल संसाधन है, सबसे इस धरती का सब कुछ करने वाला है, मानव ही फैक्ट्री लगाने वाला है, मानव ही दवा बनाने वाला है, मानव ही लाइट को उत्पादन कैसे करेगा, अनाज का उत्पादन कैसे करेगा, जो भी धरती पर क्रियाकलाप होता है वो सुई से लेकर के जहाज, हवाई जहाज से लेकर क्या के नहीं मानव ही बनाता है। फिर उसकी गणना क्यों नहीं? और उसकी गणना अगर हो भी रही है तो उसकी गणना इस आधार पर क्यों नहीं हो रही है जो संविधान में हमारा नाम दिया गया है। हम एसी वर्ग के लोगों को क्यों नहीं देखना चाहते हैं कि हमारे एसी वर्ग में कितने लोग हैं, हमारे एसटी वर्ग में कितने लोग हैं, ओबीसी वर्ग में कितने लोग हैं, जनरल में कितने लोग हैं, क्यों नहीं देखना चाहिए, जो कि हमारा संवैधानिक नाम है। अब कहिएगा कि भाई इससे क्या लाभ है, इससे क्या लाभ होगा? तो निश्चित रूप से लाभ होगा। आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारा जो समाज था, हमारा समाज जो पहले कई वर्गों में पहले भी तो था, मान लीजिए कई वर्गों में बटा हुआ था। जैसे कि आप जाते हैं जाति, तो 6743 जातियां जो थी भारत में, 6743 जातियां सिर्फ सोचिए कि एसी, एसटी, ओबीसी की थी। जनरल को मिला दिया जाए तो और अधिक होगा। तो सोचिए कि जब इन सभी जातियों को सम्मिलित करके जब एसी, एसटी, ओबीसी में लाया गया तो हमारा भारत मजबूत हुआ। इस बात को आप दिमाग में रखिए कि हमारा भारत जो है पहले से मजबूत हुआ। इसका कारण ये है कि हम लोगों ने इसकी 6743 जातियों को समूह में लाए, और जैसे समूह में लाए तो एकता बना। आज हमारे एसी वर्ग के जो लोग हैं उनके बीच में आपस में बहुत एकता है। उसी तरह से एसटी वर्ग के लोग जो हैं उनकी आपस में एकता है। उसी ओबीसी वर्ग है, ओबीसी के नाम पर जहाँ भी हम लोग जाते हैं कहते भाई आप कौन वर्ग में आते हैं, ओबीसी हैं। ओबीसी वाले के जल्दी से नज़दीकी बन जाती है। तो इस आधार पर जो हमारे संवैधानिक नाम दिया गया है एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल। अब जैसे जनरल वर्ग के लोग हैं तो जनरल के नाम पर वो सभी एक स्थान पर ये हैं। तो उसी तरह से अगर सोचिए कि ये सभी जातियों की जो हमारा संवैधानिक पहचान है, जब 6743 जातियों को 4 भागों में लाया गया और जो हमारा संविधान में है, तो क्या इनकी स्थिति क्या है क्या नहीं जानना जरूरी है या नहीं, आप बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले भारत एक बीमार देश था। सभी लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने हमको लूट लिया, हमारा सोना ले गया, हमारा गहना ले गया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। उसके पहले भी कई लुटेरे आए, भारत को लूट कर ले कर गए। तो हम लोग कहते हैं कि भाई भारत बहुत स्थिति खराब था, दयनीय स्थिति था, खाने के लिए नहीं था, अनाज नहीं था, होत नहीं था, लोग भूखे मर रहे थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जब बीमार था तो ठीक है, भारत जब गुलाम था तो बीमार था। चलिए आज़ाद हो गया तो बीमारी दूर हुई। हम भी मानते हैं चलिए आज़ाद हो गया, बीमारी दूर हो गई। क्या उसका मूल्यांकन कभी आप लोग करके देखे, हम सभी करके देखे कि भाई जब 15 अगस्त 1947 में भारत जब आज़ाद हो गया और आज़ादी के इतने साल बीत गए, 89 साल, आज़ादी के 89 साल हो गए, क्या कभी किसी सरकार ने मूल्यांकन करके देखा कि जो हमारे अंदर बीमारी थी वो बीमारी खत्म हो गई है कि अभी है, कि क्या अंदर ही अंदर भकंदर घाव करते जा रहा है? मान लीजिए कि कोई घाव हो गया ऊपर
और अंदर ही अंदर वो फैल रहा है कि ठीक हो गया, कैसे होगा, बिना जांच का कैसे होगा। तो ये जो बीमारी हमारे भारत के अंदर है, ये बीमारी इसी जाति जनगणना में ही छुपी हुई है। जब जाति जनगणना होगा तो उसको पता चलेगा स्पष्ट कि भाई एसी वर्ग के लोगों में कितने लोग शिक्षित हुए, नहीं हुए। भारत का संविधान जब लागू हुआ तो ये संविधान में वर्णित है कि भारत के संविधान लागू होते ही 10 वर्ष के अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित कर देना है। लेकिन आज सोचिए कि 89 वर्ष बीतने के बाद भी भारत में क्या स्थिति है शिक्षा की, आप खुद सोच सकते हैं। तो अब इतने साल बीतने के बाद भी जब स्थिति खराब है तो क्या उस स्थिति को पता लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए कि एसी वर्ग में इतने साल 89 साल हो गए, एसी वर्ग के लोग कितने शिक्षित हैं, एसटी वर्ग के लोग कितने शिक्षित हैं, ओबीसी के वर्ग के लोग कितने शिक्षित हैं, जनरल वर्ग के लोग कितने शिक्षित हैं, एसी वर्ग में कितने डॉक्टर हैं, ये सारा चीज़ों का पता लगाना है। तो यह पता लगाने का सबसे जो मुख्य जरिया है, जो मुख्य टेस्ट है, जो मुख्य जांच है, वो जांच क्या है? जाति जनगणना। अगर जाति जनगणना नहीं होगी तो ये सारी बात सामने नहीं आएगी। जब तक ले जाति जनगणना नहीं होगा तो सारे बात खुल कर नहीं आएगा कि एसी वर्ग में कितने टीचर हैं, कितने डीएम हैं, कितने कलेक्टर हैं, क्या है, सभी जांच होने के बाद ही पता चलेगा। तो जांच जब कराइएगा नहीं तो बीमारी का कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो इसलिए जांच जरूरी है। अब देखिए सही डाटा, आप जानते हैं कि जो अभी भारत के जो संदर्भ में कोई भी डाटा पूछा जाता है, अभी चलिए मान लें 10% जनरल वर्ग को 10% जो आरक्षण दिया गया, मैं पूछना चाहता हूं, सभी बुद्धिजीवी हैं उन सभी से पूछना चाहता हूं कि बताइए भारत सरकार ने जनरल वर्ग को 10% ईडब्ल्यूएस करके 10% जो आरक्षण दिया, कहाँ से डाटा लाया गया है? आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जनजाति आधारित जनगणना हुई भी नहीं किया। कैसे जान गए आप कि जनरल वर्ग के 10% इतने लोग हैं, 10% आरक्षण दे दिया गया? कहाँ से आप डाटा लाए? जबकि आप जानते हैं कि जाति आधारित जनगणना जो सबसे फर्स्ट बार हुआ, मतलब आज़ादी के पहले ही कहा जाए, अंग्रेजों ने कराए तो 1881 ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेजों ने जाति आधारित जनगणना कराए थे। उसके बाद 1931 ईस्वी में कराए। इसके बाद कोई जाति जनगणना हुआ ही नहीं। तो आज भी डाटा की जब ज़रूरत पड़ता है तो वही 1931 वाला जाति जनगणना का आधार मानकर किया जाता है। तो अब आप बताइए, आप ही लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अंग्रेज़ों के तो पानी पी पी गाली देते हो, कहते हो भाई कि अंग्रेज़ों ने हमको लूटा, हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया, ये किया, और जब डाटा लेना होता है तो वही अंग्रेज़ों के ज़माने के 1931 ईस्वी का डाटा उनका स्वीकार है, माने उसका दिया हुआ डाटा सब ठीक है भाई, तुम्हारे डाटा पर हम चलेंगे हैं, लेकिन उसको फिर से तुम अपना नहीं कर सकते हो, दूसरे का डाटा लेकर के उपयोग करोगे। और सोचिए कि 1931 ईस्वी कहाँ है और आज कहाँ है, भारतीय समाज में कितना परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, हम कहाँ पर हैं, हम कितने डेवलप किए हैं, नहीं है, पानी की स्थिति क्या है, बिजली की स्थिति क्या है, एसी वर्ग में कितने लोग शिक्षित हुए, कितने लोग नहीं हुए, कौन कहाँ छूट गया, किसके पास घर है, नहीं है, कैसे पता चलेगा? तो जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, इन सभी बातों की सही जानकारी हमारे पास नहीं होगा। और नहीं होगा तो सोचिए कि क्या होगा। ये हमारे भारतीय समाज में जो ये बीमारी लगी हुई है, ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम जैसे जानते हैं आप लोगों को कि जब सही डाटा नहीं रहता है, नहीं मिलेगा हमारे पास, तो नीति निर्धारण का कार्य कैसे कीजिएगा बताइए। अब चाहते हैं कि एसी वर्ग के लिए भाई कुछ ऐसा किया जाए काम कि एसी वर्ग के प्रत्येक बच्चों को जो है छात्रवृत्ति मिले या उनका उत्थान हो। कैसे करेंगे? आपके पास कोई डाटा है? नहीं है। तो चलिए कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एसी एसटी वर्ग के तो हमेशा काउंटिंग होता है। चलिए हम भी मान लेते हैं। ओबीसी वर्ग जिसकी 60% जनसंख्या है, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जिसकी जनसंख्या 60% है ओबीसी की गिनती क्यों नहीं हो रही है? क्या कमी है? क्यों ओबीसी के कितने लोग कहाँ पर हैं, कौन सी जाति कहाँ पर पड़ी हुई है,
कौन पिछड़ रहे हैं, कौन बढ़ रहे हैं, ये कैसी जानकारी प्राप्त होगी। तो इस तरह से जब तक ले सही डाटा हमारे पास नहीं रहेगा तब तक ले सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी और उनकी बीमारी दूर नहीं होगी। कौन लोग पीछे छूट रहा है, कैसे उसको आगे बढ़ाने का क्या प्लान बनाइएगा, आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं, डाटा नहीं है। तो सामाजिक असमानता, आप देखिए सामाजिक असमानता कैसे दूर होगी। अब आप जब तक उस आदमी की सही स्थिति नहीं पता लगाइएगा, एसी वर्ग की क्या स्थिति है सही नहीं पता लगाइएगा, एसटी वर्ग की क्या स्थिति है सही पता नहीं लगाइएगा, तो कैसे, या जनरल वर्ग की क्या स्थिति है सही पता नहीं लगाइएगा, तो कैसे पता चलेगा कि कौन लोग पिछड़ रहे हैं, कौन लोग आगे बढ़ रहे हैं, किन लोगों में शिक्षा बढ़ रहा है, किन लोग पीछे जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा। समाज में इस जांच होगा तो जांच करने का यही तरीका है, यही पैरामीटर है कि जाति जनगणना होगी तभी आपको सही पता चलेगा कि कौन लोग कहाँ पर हैं। तो इस तरह से हमारे समाज में समानता लाने के लिए, समानता दूर करने के लिए जाति आधारित जनगणना जो है बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने कहा कैसे पता आप लगा लिए कि किस क्षेत्र में लोग जो है पिछड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आर्थिक स्थिति से क्या है, राजनीतिक स्थिति उनकी क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, कैसे पता चलेगा। तो ये पता लगाने के बाद ही पता चलेगा कि राजनीति में कितने लोग हैं, एसी वर्ग के लोग कितने राजनीति में हैं, एसटी वर्ग के लोग कितने राजनीति में हैं, ओबीसी के कितने हैं, जनरल के कितने हैं, और सामाजिक उनका स्तर क्या है, समाज में उनका उत्थान हुआ कि नहीं हुआ, आज़ादी के 89 साल बाद भी हमारे जो समाज की स्थिति है वो कैसी है, क्या बदलाव हुआ है, किनके पास गाड़ी है, बंगला है, नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो ये सारे चीज़ों की पता लगाने के लिए, और जब इन सारे चीज़ों को पता लगाइएगा, जो पिछड़ रहे हैं उनके लिए नीति बनाइएगा, उनके लिए नियम बनाइएगा, उनके बच्चों के लिए कुछ कल्याणकारी योजना बनाइएगा, तभी वो आदमी आगे बढ़ सकता है। और जब ये सभी, अच्छा बताइए आप, जैसे मान लीजिए कि एससी एसटी ओबीसी और जनरल वर्ग है, इसी से मिलकर भारत का निर्माण हुआ है। भारत क्या है, भारत है क्या, एससी एसटी ओबीसी ये सारे मिलकर भारत है। तो अगर इसमें से चारों, समझ लीजिए कि कोई खटिया है, कोई बेड है, अगर उसमें से एक पाया, 4 पाया है उसका, अगर कोई एक पाया खराब हो जाए तो सोचिए क्या होगा, वो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो समझिए कि चारों पाया को बराबर रखने के लिए हमको इनका जांच करना बहुत ज़रूरी है कि भाई इनके इस पाया में क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है। इसलिए हम लोग को जाति आधारित जनगणना जो है बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जैसे आप जान रहे हैं कि दिनों दिन गरीबी बढ़ते जा रही है। अब कैसे, सरकार का ही डाटा है कि भाई पहले इतने लोगों को राशन दिया जा रहा था, अब इतने लोगों को दिया गया, अब इतने लोगों को दिया गया। इसका मतलब कि लोग गरीब होते जा रहे हैं। इसका ये प्रमाण है कि जब राशन की संख्या बढ़ रही है, लेने वाले लोग, तो गरीबों की संख्या बढ़ रही है। तो आखिर गरीबों की संख्या क्यों बढ़ रही है, उनकी सामाजिक स्थिति खराब क्यों हो रही है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो रही है, कहाँ पर दिक्कत है। तो ये सभी चीज़ों को जांचने के लिए हम लोग को जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, महिलाओं की स्थिति आप जानते हैं कि हमारे समाज की, हमारी पूरी आबादी की माने 50% जो है, 50% महिला है। तो 50% महिला है, तो महिलाओं की स्थिति क्या है। अब एसी वर्ग की कितनी महिला पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, कैसे छोड़ दीजिएगा उसको। एसटी वर्ग की कितनी महिलाएं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, कितने लोग आईए कर रही हैं, कितने लोग बीए कर रही है, या कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने लोग मैट्रिक पास करके छोड़ दे रही हैं, कितने लोग इंटर पास करके छोड़ दे रही हैं। तो आप जब तक ले आपका डाटा नहीं आएगा, आपको कैसे पता चलेगा। तो इस तरह से जिसको जानकारी नहीं है वो क्या क्या समाज में फैलाता है कि नहीं जाति, तो अब जाति के गणना करना ठीक नहीं है, जाति से और ऐसे बढ़ेगा, विभेद होगा, समाज में समाज बटेगा। अरे भैया, जब तुम्हारे डॉक्टर कह दिया कि भाई तुमको बीमारी है, इस बीमारी की जांच कराओ, तो रोगी छटपटा कर रोने लगे, बाप रे बाप, अब तो मेरा बीमारी बढ़ जाएगा। क्या जांच कराने से बीमारी बढ़ जाएगा? डॉक्टर कह रहा है कि अरे भाई तुमको बीमारी है, इसकी जांच कराओ। तो जांच कराने से ये पता चलेगा कि बीमारी कितना फैला है कि और तेज़ी से बीमारी फैल जाएगा। तो जांच करके आपको देखना है कि जो समाज में ये बीमारी है, ये कितनी इसकी गहराई तक गया है, उसको जांच करके उसके अनुसार निदान किया जाएगा। अब देखिए, बीमारी के अनुसार डोज भी दिया जाता है। जैसा दवा
मान लो जितनी बीमारी होगी, अगर बीमारी बहुत बढ़ गई है तो उसके लिए हाई पावर की दवाई दी जाती है न, और जो बीमारी कम है तो उसको लो पावर की दवाई दी जाती है। तो इसी तरह से जो हमारे समाज में ये बीमारी है कि SC ST के लोग कितने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितनी लड़कियां कहाँ पर जाकर पढ़ाई छोड़ दे रही है, इन सारे चीज़ों को जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। और तब जाकर पता चलेगा कि महिलाओं की स्थिति जो है कैसा है। अब देखिए सरकार जो है कहीं कहीं पर लोग महिलाओं का भी आरक्षण अलग से दिया जा रहा है, कहीं कहीं 50% आरक्षण हो गया है किसी किसी सेक्टर में। तो अब बताइए कि जब महिलाओं की जनसंख्या का पता ही नहीं है कि महिलाएं कितने हैं, पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, 1000 पुरुष पर महिलाएं कितनी हैं, तो कैसे उसके लिए बनाइएगा आप आरक्षण? बताइए, कोई समझदार व्यक्ति से पूछिए, वो कैसे बताएगा कि आपके पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई डाटा ही नहीं है, कैसे बांटिएगा? अब मान लीजिए कि हम कोई आपसी से कहें कि चलिए ये वस्तु है, इसको बांट दीजिए। अब कहिएगा सर कितने लोगों में बांटना है, हम कहें बांट दो, वो फिर आदमी कहेगा भैया कितने लोगों में बांटना है, कोई मालूम नहीं। तो बताइए, जब तक आपके पास आंकड़ा नहीं है, जब तक जनसंख्या सही नहीं है, कैसे बांटिएगा? OBC की जनसंख्या कितना है, कैसे बांटिएगा? SC की जनसंख्या कितनी है, कैसे बांटिएगा? जनरल की जनसंख्या कितनी है, कैसे बांटिएगा? तो ये कहना आसान है, मुंह से गलथेथरी करना बहुत आसान है, लेकिन उसका सही सही फैक्ट रखना बहुत कठिन है। तो इस तरह से जब ऐसी बात आती है, सुप्रीम कोर्ट भी पूछता है कि भाई ठीक है, चलो जनरल के तुमने 10% तो दे दिया, तो ये जनरल की जनसंख्या है कितनी कि तू 10% दे रहे हो EWS करके? कोई डाटा नहीं। तो इस तरह से ये गलथेथरी चलने वाली नहीं है, आपको सही सही डाटा रहना चाहिए, तब पता चलेगा। तो इस तरह से महिलाओं का जो आरक्षण है इस आधार पर दिया जाता है, लेकिन उसका सही डाटा हमारे पास नहीं है। कितना कितना दिया जाएगा, जनरल वर्ग को कितना देना है, जनरल वर्ग की महिलाओं को कितना देना है, सामान्य वर्ग की जो महिला है उसको कितना देना है, तो ये सभी चीज़ों का मूल्यांकन जो है करना जरूरी है। अब देखिए आरक्षण दे दिया गया, ठीक है, चलिए आरक्षण मिल गया। अब आरक्षण दे दिया गया, इस आरक्षण से लाभ लेकर के SC वर्ग के लोग कितने आगे बढ़ गए, ST वर्ग के लोग कितने आगे बढ़ गए, OBC के वर्ग के लोग कितने आगे बढ़े हैं, जनरल वाले कितने आगे बढ़े हैं? क्या इसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? कोई आप काम करते हैं, छोटा से छोटा काम करते हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को पढ़ाते हैं, जब 2-3 महीना पढ़ा लिए, तुरंत उसको जांच करते हैं कि चलिए भाई मैंने 2-3 महीना इसको पढ़ाया, तो 2-3 महीना में ये बच्चा क्या सीखा, तुरंत टेस्ट होता है। हम लोग को हर परीक्षा, हर स्कूलों में देखिएगा कि सभी स्कूल, सरकार जो है बच्चों को 2-3 टेस्ट लेती है कि चलिए भाई आपने 6 महीना पढ़ा, आपने 3 महीना पढ़ा, तो आप टेस्ट दीजिए कि कितना पढ़े। तो सरकार, अभी सोचिए कि आज़ादी के 89 साल बाद हो गया, क्या हमारे हुक्मरानों को, जो शासन करने वाले लोग हैं, जो शासक हैं, जो हमारे नेता मंत्री है, इसको नहीं बुझा रहा है कि 89 साल हो गया, भारत का कोई मूल्यांकन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये सब जानते हैं, आपके हक मारी करके खा कर बैठे हैं, अपना देह बना रहे हैं अपना, न इस हक देना नहीं चाहते, इसलिए बहाना ढूंढते हैं कि कहिए कि समाज टूट जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है। ये बीमारी को दूर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले दिनों में, मैं बार बार कहता हूँ, ये भीतर ही भीतर ऐसा भकंदर कर देगा ना कि एक दिन इसको भरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार यथाशीघ्र चाह करके जल्दी से जाति जनगणना कराना जरूरी है। और जाति जनगणना सिर्फ ये नहीं कि हम लोग सिर्फ जान गए कि हाँ चलो भाई ST वर्ग की इतना जनसंख्या है, ST का इतना है, OBC गायब, जनरल गायब, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरी जनसंख्या बतानी चाहिए कि SC वर्ग के कितने, कौन कौन जाति के लोग SC वर्ग में आते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, ST वर्ग के कितनी है, OBC का कितना है, जनरल का कितना है, तब उसके अनुसार आप कोई नियम कानून बनाइएगा, कोई कल्याणकारी योजना बनाइएगा। तो चलिए इस तरह से देखते हैं हम कि अब उसी तरह से जनरल वर्ग को, जैसे मैंने कहा कि 10% दिया गया, कोई जटा नहीं है, तो ये सभी को मूल्यांकन करना जरूरी है कि आरक्षण से कितना लाभ मिला, लोग कितना उनके जीवन में बदलाव हुआ, कितने आगे बढ़े, कितने जज बने, कितने कलेक्टर बने, ये सभी आरक्षण से कितने गए, ये सबका मूल्यांकन हो जाएगा। और देखिए मूल्यांकन के साथ साथ पुनः मूल्यांकन भी बहुत ज़रूरी है।
पुनर्मूल्यांकन की बार बार हम लोग उसको मूल्यांकन करें कि चलिए मैंने 10 बरस आरक्षण दिया तो 10 बरस में कितने लोग बढ़े, फिर उसके बाद 10 बरस दिया, 10 बरस में कितने लोग बढ़े, इसलिए 10 बरस जो है जनगणना होता है। आज भी कुछ डाटा ऐसे हैं कि जैसे मैंने कहा कि आज भी जब डाटा की जरूरत पड़ता है तो 1931 वाला अंग्रेजों के किया गया जाति आधारित जनगणना का डेटा लिया जाता है। अब बताइए 1931 कहाँ गया और हम आज 2026 में खड़े हैं और कहाँ की बात करते हैं। तो इस तरह से पिछड़े वर्ग की स्थिति का पता कैसे चलेगा। अब दूसरा है कि संसाधनों का सही वितरण। आप बिना जाति आधारित जनगणना कराए कैसे पता चलेगा आपको कि संसाधनों का वितरण कैसे है, किसके पास आज तक आज़ादी के बाद किसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, किसके पास सबसे ज़्यादा नौकरी है, कौन कितना व्यापार में है, ये सब कैसे पता चलेगा। किसके पास कितना भूमि है, किसके पास 5 गाड़ियां हैं, किसके पास 7 गाड़ियां हैं, किसके पास नहीं है, किसके पास एक साइकिल भी नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। जब तक अब जाति आधारित जनगणना जब होगी तो ये पता चल जाएगा कि भाई एससी वर्ग के इतने लोग हैं जिसके पास घर भी नहीं है, इतने लोग हैं जिसके पास मकान, एसटी वर्ग के उनके पास मकान भी नहीं है, इतने लोग हैं जिसके पास साइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, इतने लोग के पास नौकरी नहीं है, इतने लोग के पास जो शिक्षा का स्तर बिल्कुल ख़राब है। ये सारा चीज़ जो होगा ये हमारे टेस्ट जांच से ही होगा और वो जांच करने का जो पैमाना है, जो क्राइटेरिया है, वो है आपका जाति जनगणना। इसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हमारे इस आज क्लास को बुद्धिजीवी लोग देख रहे हैं वो आज के बाद इस चीज़ को समझिए कि कितनी इसकी गहराई है और हम लोग इसके कितना हल्के में ले रहे हैं। अब देखिए पिछड़े वर्ग की स्थिति, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे समाज का जो सबसे बड़ा रीढ़ है ना, यानी भारत के कहा जाए कि भारत का जो रीढ़ है अगर उसको निकाल दीजिए तो कहानी खत्म। जैसे हम लोग का शरीर है, हमारे शरीर में अगर रीढ़ की हड्डियां निकल जाए तो सोचिए हमारा शरीर क्या होगा। तो उसी तरह से भारत जो है ना, भारत का रीढ़ है ओबीसी, जिसकी अकेले जनसंख्या जो है 60% से बेसी है। तो 60% वाले की क्या स्थिति है, कहाँ पर कितने प्रोफेसर हैं, कितने डीएम हैं, कितने डॉक्टर हैं, कैसे पता चलेगा। तो जब तक ये ओबीसी की जनसंख्या की सही काउंटिंग नहीं होगा इस बात की पता नहीं चलेगा। वही मैंने बताया कि आज़ादी के 89 साल बाद क्या ओबीसी की स्थिति है, कभी सरकार पता लगाने की कोशिश किया, नहीं किया। तो इस तरह से इसका पता लगाना ज़रूरी है। अब जैसा कि देखिए आप कहेंगे कि आप इतना बोल रहे हैं लेकिन सरकार तो जाति आधारित जनगणना करने की बात कह चुकी है। 2027 में एक घोषणा हो चुका है कि 2027 में जाति आधारित जनगणना होगा। लेकिन देखिए सावधान रहिए, जो सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं बहुत शातिर दिमाग के हैं। अब देखिए जो कॉलम अभी तक आया है उस कॉलम में जो है ओबीसी की कहीं पर गणना नहीं है, जनरल वर्ग के लोगों की कहीं गणना का सवाल नहीं है। अभी तक जो कॉलम सरकार ने डाटा जारी किया है उसमें सिर्फ एससी और एसटी वर्ग के ही कॉलम दिया गया है, ना ओबीसी का कॉलम है ना जनरल वर्ग का कॉलम है। तो अब ये बताइए कि ओबीसी के लोगों को कैसे पता चलेगा। तो इसलिए आप लोगों को सावधान रहना है कि जो भी जाति आधारित जनगणना का जो फॉर्म बने, कॉलम आए, उसमें अलग अलग रहना चाहिए कि एससी वर्ग के कितने हैं। एससी वर्ग के कॉलम जो कॉलम बना है 14, उसमें देखना है, अलग अलग कॉलम बनाना है कि एससी वर्ग के कितने लोग हैं, एसटी वर्ग के कितने लोग हैं, ओबीसी के कितने हैं, जनरल के कितने हैं। अब इसमें एससी वर्ग में कितने प्रोफेसर हैं भाई, कितने डॉक्टर हैं, कितने जज हैं, कितने डीएम हैं, कितने एसपी हैं, ये सारा चीज़ पता चलना चाहिए। एससी वर्ग के कितने लोग हैं जिसके पास 10 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन है या नहीं है, भूमिहीन है, कैसे हैं, कितना ज़मीन है, ये सारा डाटा एकदम क्लियर आना चाहिए। अगर इस तरह से सरकार नहीं करा रही है तो समझ लीजिए कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है और आपका सही भारत का जो सही निर्माण है, जो भारत की सही मजबूती है, वो मजबूती हो नहीं पाएगी। अब देखिए मुझे एक शंका है जो आप लोगों को व्यक्त कर रहा हूँ। जैसे यूजीसी, अभी आप लोग देख रहे हैं कि यूजीसी का हाला मचा हुआ है। तो सरकार हमेशा क्या करता है ना, लोगों के दिमाग को डाइवर्ट करता है। ये यूजीसी जो कानून आया है ये समझ लीजिए कि हमारे दिमाग को डाइवर्ट करने का कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सभी लोगों को उलझाया जा रहा है
जाति जनगणना को रोकने के लिए, समझ लीजिए, जाति जनगणना को रोकने के लिए कहिए या इसमें उलझा कर रखने के लिए ये यूजीसी कानून आया है कि यहाँ पर जो है एससी एसटी ओबीसी और जनरल जो है आपस में तनातनी करके रखे और इसी बीच में क्या हो कि जाति जनगणना हो जाए और सही डाटा भी लोगों के सामने न आए। ये मुझे शंका है, इसलिए आप लोग समझ लीजिए कि इसको अगर यूजीसी के फेरा में ज़्यादा नत रहिए। यूजीसी कानून जो आया है वो तो हमारे समाज में समानता लाने के लिए है ही, लेकिन इसके आड़ में कहीं ना कहीं जो हमारा मूल मुद्दा है जाति जनगणना क्यों जरूरी है ये न छिप जाए। तो इसलिए हम लोग को सावधान रखना है। अब सरकार कह रही है कि भाई हम उस तरह का 2 कॉलम लाएंगे, 2 फॉर्म लाएंगे, अगले वाला जो फॉर्म होगा उसमें हम लोग गिनेंगे ओबीसी का, जनरल को गिनेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सावधान रहना, अगर कॉलम नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आपके साथ धोखा हो रहा है। तो मैंने अभी जो कहा कि जो अभी तक फॉर्म आया है, कॉलम आया है, उसमें सिर्फ एससी एसटी की चर्चा है, उनकी गिनने की, लेकिन ओबीसी और जनरल वर्ग की नहीं है। अब देखिए ओबीसी का सही आंकड़ा कैसे पता चलेगा? ओबीसी के सही आंकड़ा नहीं पता चलने के कारण हमको पता भी नहीं। अभी तो हम लोग जनरल देखते हैं, कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ ओबीसी का एक भी प्रोफेसर नहीं है। कहीं कॉलेज है वहाँ पता चलता है कि वहाँ भी ओबीसी का कोई प्रोफेसर नहीं है। तो अब बताइए, जिसकी जनसंख्या 60% है और उसके कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कहीं प्रतिनिधित्व ही नहीं है, कहीं उसका आदमी नहीं है, कैसे भारत को मजबूत बनाइएगा? तो जब तक आप मान लीजिए कि सभी समाज के जो हमारे ये 4 वर्ग हैं, एससी एसटी ओबीसी, और इस सभी समाज के सभी लोग हर स्थान पर नहीं रहे तो भारत कैसे मजबूत बनेगा? इसी तरह से आज़ादी के पहले क्या हुआ? आज़ादी के पहले बहुत लोगों ने क्या किया? वर्ण व्यवस्था था। वर्ण व्यवस्था में क्या किया गया कि भाई एक जो है ना सबसे ऊपर है, दूसरा है वो लड़ाई करेगा, तीसरा जो है व्यापार करेगा, चौथा सबका सेवा करेगा। तो जो 90% जनसंख्या था वो तो सेवा करने वाले शूद्र में थे। तो जब दूसरे देश के कोई राजा या दूसरे देश के जो लुटेरा भारत पर आक्रमण किया, ये लोग चुप रहे, छोड़ो भाई लड़ना इसको है। तो जो क्षत्रिय लोग थे बार बार हार जा रहे थे, अंग्रेजों से हारे, किससे नहीं हारे, सभी से तो हारते गए, कहाँ जीते? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के लड़ने से भारत को बचाया नहीं जा सकता। यहाँ पर जो एससी एसटी ओबीसी जो आज के वैज्ञानिक हैं या पहले के जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी था, अगर ये चारों वर्ग एक में मिलकर रहते तो भारत मजबूत रहता और कोई भी विदेशी भारत को आक्रमण करके हरा नहीं सकता था। तो इस तरह से यह चीज़ अगर आज भी नहीं होगा, आज भी जो एससी एसटी ओबीसी और जनरल को एक साथ नहीं मिला कर रखिएगा तो आने वाले दिन में फिर वही होगा। तो इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है और हम लोग को सही आंकड़ा, अब जैसे जनरल के मैंने कहा, जनरल वर्ग के भी लोगों को सही डाटा नहीं है कि कितने लोग हैं। ओबीसी में देखिए अब 2 भाग हो गया, बीसी और ईबीसी हो गया। अब बताइए कि सरकार बहुत सारे ईबीसी के भी अलग से कुछ प्रावधान कर रही है, अलग से कुछ कल्याणकारी योजना बना रही है, उनके बारे में कैसे बनाएगी? कोई डाटा है आपके पास? ईबीसी कितने हैं? कोई पूछ देगा कि ईबीसी की जनसंख्या बिहार में कितनी है, क्या जानते हैं? तो अभी यहाँ तो बिहार सरकार करा दिया, आ गया, लेकिन भारत भर के डाटा कहाँ से आया? तो इस तरह से हमारे पास सही डाटा नहीं है। इसी तरह से किस वर्ग में शिक्षा कितना है, मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि एसटी वर्ग में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने ग्रेजुएट हैं ना, कितने एमए हैं, कितने पीएचडी है, सारा पता होना चाहिए। उसी तरह से जनरल वर्ग में कितने हैं, शिक्षा के क्या स्थिति है। अब उस दूसरा मैंने बताया कि सभी वर्गों में देखा जाए कि कितने इसमें जज हैं, कितने डीएम हैं, कितने कलेक्टर हैं, कितने एसपी हैं, ये सारा डाटा हमारे पास होना चाहिए। तो इस तरह से ये चीज़ सही नहीं। अब जैसे महिलाओं की हम बात लेते हैं तो महिलाओं का कितना उत्थान हुआ भाई? महिलाओं के बड़ी उत्थान की चर्चा हो रही है कि नहीं महिलाओं को ना विकास होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। तो क्या अभी तक आज़ादी के 89 साल बाद हम लोग देखने की कोशिश किए, 79 साल बाद देखने की कोशिश किए कि हाँ भाई कितनी महिलाएं हमारे समाज में आगे बढ़ी हैं, कितनी महिलाएं डीएम हैं, कितनी जज हैं, कितनी एसपी हैं? क्या डाटा है कोई आपके पास? नहीं है। तो ये सब गलथेतरी करने से काम चलने वाला नहीं है। अगर भारत को मजबूत करना है तो आपको इन सभी वर्गों की जानकारी होनी चाहिए कि इसका कितना है। जिस वर्ग के भागीदारी समाज में कम है,
नौकरी में कम है, किसी वर्ग के डीएम नहीं है, तो सरकार ऐसा कोई प्रावधान करे कि भाई उस वर्ग के आदमी भी डीएम बने, कलेक्टर बने, जज बने, उस वर्ग के आदमी भी प्रोफेसर बने, शिक्षक बने। ये सारा चीज़ हम लोग को करना पड़ेगा। अगर सभी वर्गों की भागीदारी नहीं करेंगे तो फिर हमारा भारत मजबूत नहीं होगा और हमारे जो भारत की मूल बीमारी है ठीक भी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ हमें करना होगा। लेकिन देखिए एक चीज़ आप लोग सारा चीज़ जान लीजिए कि अगर सरकार हम लोग उसके साथ मैंने जैसे बात बार आप आता है तो समझ रहे हैं, बार बार बात आता है कि भाई मैं ओबीसी का बेटा हूँ, ओबीसी का बेटा हूँ, वोट लेना होता है तो हम ओबीसी के बेटा हैं, ओबीसी के बेटा हैं। हम पूछना चाहते हैं कि ओबीसी के बेटा ओबीसी के लिए क्या किया? ओबीसी का बेटा तो ओबीसी के जाति जनगणना में ओबीसी का संख्या भी नहीं बता पा रहा है। क्या ओबीसी का बेटा ओबीसी के बेटा? हम भी खूब कहें कि हम ओबीसी के बेटा हैं, ओबीसी के बेटा हैं, और कोई पूछ दे कि भारत में ओबीसी की जनसंख्या कितनी है तो मुंह खड़ा करके खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई डाटा ही नहीं है। तो इस तरह से ये कहने से नहीं होगा, कहने के और करने में बहुत अंतर है। हमको सही डाटा समाज के सामने रखना है और समाज को बढ़ाने के लिए काम करना है। और इस समाज के जो चारों वर्ग है इसकी भागीदारी जब तक समाज के हर वर्ग में, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, ना शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर वर्ग में जब ये वर्ग के सभी आदमी नहीं जाएंगे तब तक भारत मजबूत नहीं होगा। और इसका सही निदान है जाति जनगणना। तो सोच लीजिए जाति जनगणना कितना ज़रूरी है। आप लोगों को जो बार बार समझाया जाता है कि जाति जनगणना खराब है, खराब है, मैं पूछना चाहता हूं कि इस क्लास के बाद आप लोग नहीं कह पाएंगे कि जाति जनगणना कितना ज़रूरी है। जाति जनगणना होने से आपके एक एक चीज़ का पता चल जाता है। एससी वर्ग में कितने लोग के घर नहीं हैं, एसटी वर्ग में कितने लोग को घर नहीं हैं, कितने लोग जो है बेरोजगार हैं, कितने लोग के पानी पीने का साधन बढ़िया नहीं है, कितने लोग के पास ज़मीन नहीं है रहने के लिए। तो ये सारा चीज़ पता चल जाएगा। उसी तरह से हर वर्ग में पता चल जाएगा। जनरल वर्ग में भी, चलिए मान लेते हैं जनरल वर्ग में भी गरीब लोग हैं, तो जनरल वर्ग में भी पता चल जाएगा कि भाई जनरल वर्ग में कितने लोग गरीब हैं, क्या उनके उत्थान के लिए कुछ हुआ नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस चलिए मिल गया, तो ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण मिला उससे उस स्वर्ण वर्ग में जो है जनरल वर्ग में कितने लोग उसमें लाभ मिला नहीं मिला, या कितने लोग हंसिया पर पड़े हुए हैं। ये सारे चीज़ की जानकारी मैं जैसे कहूँ कि ए टू जेड आपको जानकारी मिल जाएगी सरकार के पास कि भाई इस वर्ग में इतने गरीब हैं, इतने नहीं पढ़े लिखे हैं, इतने लोग पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तो उसके अनुसार सरकार बैठकर नियम कानून बनाएगी और भारत निश्चित रूप से विकास का छलांग लगाएगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक निश्चित रूप से आप मान लीजिए भारत का विकास होने वाला नहीं है, भारत का डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को इसी तरह से क्लास में, अगले क्लास में। तो ये हमारे बहुत लोगों के मांग पर मैंने आज का ये क्लास लिया था। और ये बात निश्चित कर लीजिए कि ये जो मैंने वैज्ञानिक तथ्य के साथ दिया आप लोगों को, जब तक ये नहीं कीजिएगा तब तक ये जो आपके अंदर का भकंदर जो घाव है ना, ये ठीक होने वाला नहीं है, ये भरेगा नहीं, इसका सही इलाज नहीं होगा। और इसका सही इलाज जब है तो वही है जाति जनगणना। जब जाति जनगणना सही आएगा तो भारत के सामने दूध का दूध, पानी के पानी अलग अलग हो जाएगा कि भारत के सबसे भूमि किसके पास अधिक है, किसके पास नौकरी सबसे अधिक है, किसके पास ज़मीन सबसे अधिक है, और किसके पास कौन सा चीज़ नहीं है। अब इतना जब जानकारी हो जाएगा तो उसके अनुसार हम आगे की योजना बनाएंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।